हमारे कार्यकर्ता को घटना में श्याम की जिंदाबाद। सम्मानित इस प्रखंड स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कुशेश्वर स्थान पश्चिम के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री उमाशंकर राय जी, यहाँ उपस्थित हमारे दरभंगा जिला के प्रधान महासचिव भाई अफजल अली जी, यहाँ उपस्थित हमारे पुराने साथी भाई जयप्रकाश पासवान जी, और यहाँ उपस्थित 14 पंचायत के विभिन्न इलाकों से आए हुए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गजनों और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथी। मैं ये मानता हूं कि संख्या कम है, लेकिन इतनी सार्थक चर्चा हुई है कि मैं अपने आप में बड़ा आह्लादित हो रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी की जो सोच है, जो हम लोगों ने 4-5 लोगों ने बैठ करके इस अम्बेडकर परिचर्चा की रूपरेखा जो तय की थी, उस रूपरेखा का जो एक एहसास हमने यहाँ पर देखने का मौका मिला है। ठीक है, हमारे साथियों ने कहा कि अम्बेडकर परिचर्चा क्यों, क्या आवश्यकता आज पड़ गई है, क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को कमजोर पा रहा है, क्या हमारे नेता कमजोर हो रहे हैं, क्या अम्बेडकर की याद आज करने का काम कर रहे हैं? ये सवाल आपके भी और कई लोगों के मन में ये उठता होगा। सवाल राष्ट्रीय जनता दल के कमजोर और नेता के कमजोर का सवाल नहीं, सवाल है आज देश खतरे में। हमारे साथी 9 लोगों ने वक्तव्य किया। भाई इंजीनियर साहब सुंदर यादव जी, हमारे श्री ठीकर पंडित जी, श्री संतोष पासवान जी, श्री देवचंद चौधरी जी और श्री सूरज कुमार मांझी जी सहित 9 लोगों ने वक्तव्य देने का काम किया है। हर लोगों ने अपने स्तर से इस बात को समझाने का काम किया है कि आज देश में जो संकट है और देश में जिस तरह से भावना में बह करके हमारे लोगों को, जो देश के मालिक हैं, जो समाज के मालिक हैं, जो समाज के असली कर्मठत्ता है, जो देश के इलाके में आज जो हमारे शहीद लोग हुए थे, उन शहादत के पीछे जो दृष्टि थी, उस दृष्टि का आज जहां तक क्षय हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, बड़ा मेहनत करके संविधान लिखा था, कमेटी बनी थी, कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोग विदेश चले गए, कई लोगों ने सहयोग नहीं किया। इसके बावजूद बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके रात दिन मेहनत करके 2 साल से भी ज्यादा दिनों तक मेहनत करके इस संविधान की रचना करना। और इस संविधान कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक जाति के लिए नहीं था, एक धर्म के लिए नहीं था, एक गोत्र के लिए नहीं था। लोग कहते हैं, और ये सच्चाई भी है, कि बाबा साहेब जिस समुदाय से आते थे, उस समुदाय के बारे में भी उन्होंने चर्चा करने का काम किया। लेकिन उस समुदाय की चर्चा करने के साथ साथ समाज के हर अंग के, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनका अधिकार मिले, उसकी चर्चा करने का काम किया। और उन्होंने ये भी कहा था, जब संविधान सभा के बाद जब राष्ट्रपति को और संविधान सभा में, संसद में जब संविधान प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने अपने अंतिम बात कही थी कि संविधान तो मैं दे रहा हूं, मैंने बहुत ही कोशिश करके संविधान सभी वर्ग के लिए दिया है, लेकिन अगर ये संविधान को आधार पर चलने वाला कोई शासक वर्ग या कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर नहीं चलेगी, तो ये संविधान रद्दी की टुकड़ी की तरह, रद्दी की कागज की तरह माना जाएगा। देश की आजादी के 75 साल हो गए साथियों। 75 साल में हमारे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, अमृत महोत्सव। लेकिन क्या हमने झांकने का काम किया है पीछे? हम देश को छोड़ दीजिए, राज्यों को छोड़ दीजिए, जिलों को छोड़ दीजिए, अपने ही इलाके के इस इलाकों को देखने का काम कीजिए
क्या लोगों को स्वतंत्रता मिल पाई? स्वतंत्रता का मतलब है कि हमको भूख से हमको छुटकारा मिला, हमें बेरोजगारी से छुटकारा मिला, हमारे एक दूसरे के साथ जो हमारा सहयोग था, जो हमारी देश की जो हमारी संस्कृति रही, गंगा जमुनी संस्कृति, हम एक दूसरे के साथ गलवैया मनाते थे। अगर होली में हिंदू मुस्लिम भी रंग अबीर खेलते थे तो ईद में हिंदू मुस्लिम सेवइयां खाते थे। क्या आज वो परिस्थितियां बदली है कि आज वही है? बदली है। आज लोगों में तनाव के वातावरण है। आज हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश का जो आंकड़ा है वो कह रहा है। 31 दिसंबर को इसी संसद में एक संसद ने प्रश्न किया शिक्षा मंत्री से। प्रश्न में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि देश के IIT, IIM में पढ़ने वाले मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा वर्ग के 122 नौजवानों ने जातीय विद्वेष के कारण आत्महत्या कर लेने का काम किया। उसी में रोहित बुलबुले भी, ऐसे लोगों ने आत्महत्या कर लेने का काम किया। शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। संतोष जी ने बड़े ही ढंग से, और इंजीनियर साहब ने, और ठिकर पंडित जी ने बड़े ही ढंग से उन्होंने इस बातों को रखने का काम किया। शिक्षा अब बाजारीकरण हो गया है। सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाई पाते हैं। हमारे गरीब के बेटे भी सिर्फ मिड डे मील के यानी कि मध्याह्न भोजन करने के नाम पर वो स्कूल आते हैं, और बड़े लोगों के बच्चे बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में डोनेशन दे करके पढ़ाई करने का काम करते हैं। आप समझिए, इस स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति, कुशेश्वर स्थान का प्राथमिक विद्यालय से लेकर के जो उच्च विद्यालय तक और कॉलेज तक पढ़ने वाला व्यक्ति, जो हमारा नौजवान, कुछ बड़े लोगों के बेटे जो सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाले लोग, और जो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के साथ प्रतियोगिता का जब होगा तो क्या वो UPSC में वो आ पाएंगे? और अब तो UPSC में भी बाजारीकरण हो गया। अब तो लिटरल एंट्री जो हो रहा है, एंट्री जो हो रहा है, ओम बिरला की बेटी पास करे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एकाएक बहाली हो जाएगा, बिना परीक्षा दिए हुए, बिना UPSC का सामना किए हुए। और शिक्षा का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, और शिक्षा के पाठ्यक्रमों का जिस तरह ह्रास हो रहा है, हम अपने इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। इतिहास में जो हमारे महापुरुषों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया, उसको भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने का काम किया जा रहा है। उनको भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य के रूप में परिवर्तित करके और देश की स्वाधीनता से जोड़ने का काम किया जा रहा है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। कहाँ जा रहा है देश? इसी संकट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने सोचा, जो हमारे परोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण करने का काम किया था, उस संविधान को आज तहस नहस करने की साजिश हो रही है। धर्म के नाम पर हम लोगों को अफीम खिलाया जा रहा है, और हम असली चीज जो हमारा संविधान है, संविधान में क्या है मूल बात? स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 बिंदु हैं। इसी बिंदु को विस्तृत करके 399 अनुच्छेद के तहत सारे कानून को सबमिट किया गया है। लेकिन क्या स्वतंत्रता हमको मिल पाती है? क्या इस देश में समानता है? क्या इस देश में बंधुत्व है? क्या इस देश में न्याय है? अगर नहीं है तो संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है। और बात कहाँ जा रहा था? मनुवाद। मनुवाद का हम क्यों विरोध करते हैं? ठीक है, कहा हमारे साथियों ने, अफजल भाई ने भी कहा, और हमारे कई साथियों ने, हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, हमारी आस्था है, हम किसी की आस्था को, हमारा तो संविधान ही कहता है
हम किसी दूसरे धर्म को उपेक्षा नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, उपहास नहीं करेंगे। हम तो सभी धर्मों को, एक दूसरे धर्म को सम्मान करेंगे। सार्वभौम हमारी संस्कृति है। हम कहाँ कहते हैं धर्म को एक दूसरे को बांट करके काम करो, लेकिन जिस तरह से मनुवाद में एक दूसरे को बांटने का काम किया गया, अगर उसको विस्तृत करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जो हमारी आधी आबादी है इस देश की, जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे संतोष जी, शिव चर्चा की बात, हमारी महिलाओं को शिव चर्चा करके आप अफीम खिला रहे हैं धर्म का। लेकिन शिव चर्चा के माध्यम से क्या देश की भूख और रोजगार, स्वास्थ्य और हमारा समानता बच पाएगी? नहीं बचती। धर्म का आज बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं, प्रवचन हो रहा है, और हमारे ही लोग उनके ही अधिकारों को हनन करने वाली मनु स्मृति को पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम मनु स्मृति को मजबूत कर रहे हैं, जिस मनु स्मृति में औरतों को अधिकार नहीं है। क्या कहा गया है कि औरत स्वतंत्र नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा। औरत अपने पिता के प्रति होगा, प्रतिबद्ध रहेगा, उसी के प्रति पराधीन रहेगा, और जब जवान होगा तो अपने पति के प्रति पराधीन, और जब बूढ़ी होगी तो अपने बेटे के प्रति पराधीन। उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसको धन में कोई अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको अपने स्वतंत्रता से विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको शिक्षा से महरूम रखा जाएगा। आज मालूम है ना कि देश का अंतरिक्ष यात्री भी हमारी महिला है। इस देश की सीमा पर हमारी महिला सुरक्षा कर रही है, अपने दुश्मनों से दो हाथ करने का काम कर रही है। प्रोफेसर, वैज्ञानिक, इंजीनियर हमारी महिलाएं बन रही है। राजनीति में भी लंबे कद पर राष्ट्रपति भी बने। और किस तरह का हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? इस देश का राष्ट्रपति कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल कौन है? इस देश के ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री किस जाति के हैं? इस देश का चीफ जस्टिस कौन है? इस देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? कौन है? सब तो हिंदू ही है। फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हो? असली उसकी जो छिपी हुई जो बात है, वो बात है मनुवाद, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण का मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था, ब्राह्मणवाद हर में है। क्षत्रिय है उसमें ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद एक अहंकार है, एक एकात्मा है, एक अपनी वर्चस्वता है, उसके विरुद्ध में है हम। और देश के संविधान समता का है, समानता का है, धर्मनिरपेक्षता का है। एक तरफ मनुवाद ये कर रहा है, दूसरी तरफ संविधान ये कर रहा है, और आरएसएस बड़े राष्ट्रीयता की परिभाषा दे रहा है। राष्ट्रीय ध्वज लंबा लंबा बड़ा बड़ा ले जा रहा है कश्मीर में उड़ाने के लिए, फहराने के लिए, लगाने के लिए, और कहता है कि हम ही सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दस्तावेज मंच ऑफ थॉट, जिसको गुरु गोलवलकर ने लिखा, और वही नहीं, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, तो उस समय से हर माह एक मैगजीन निकलती, ऑर्गेनाइजर। उस मैगजीन के 90-99 साल हो गए, 100वां साल होने जा रहा है। हमारे पास एक एक मैगजीन का पूरे दस्तावेज है, मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। क्या करना है? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही, हमारे पूर्वज शहीद हो रहे थे। इसी कुशेश्वर स्थान बिहार के पूर्वजों को अगर छान मानेंगे, कई पूर्वज हमारे शहीद हुए होंगे। इस बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग शहीद हुए। आज भी प्रतीक के रूप में पटना के सचिवालय के सामने 7 लोगों की मूर्ति है, तो शहादत हुई।
लेकिन उस दस्तावेज में 16 बार मैं बड़े दावे के साथ करता हूँ, और आप भी चौक चौराहों पर जब चर्चा होगी तो दावे के साथ कहिएगा। और जब दस्तावेज की प्रति मांगना होगा आप हमको टेलीफोन करेंगे, मैं व्हाट्सएप आपको करके उन दस्तावेज की कॉपी आपको भेज दूंगा। 16 बार स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध और अंग्रेजों की बखान करने का काम आरएसएस ने करने का काम है। बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं कि अंग्रेजों की चापलूसी करने का काम करते हैं। ये है राष्ट्रभक्त। और सावरकर, जिसको ये लोग वीर कहते हैं, सावरकर आरएसएस को 5 लोगों ने बनाया। गुरु गोविंद, हेडगेवार, मुंजे, सावरकर और एक और नाम है अभी याद नहीं, नहीं पता बाद में। 5 लोगों ने आरएसएस बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 5 लोगों ने बनाया था आरएसएस। और सावरकर ने जब आजाद हिंद बड़े दम के साथ देखा कि सुभाष चंद्र बोस, गर्व हो जाता है। हमारे नौजवान या हम लोग जब उनके प्रतिभा को देखते हैं सीना चौड़ा हो जाता है। एक प्रयास किया था कि हम आजाद हिंद फौज खड़ा करके और इस देश को आजाद दिलाने का काम करेंगे। क्या हुआ? जब वो चले जापान तक आजाद हिंद फौज बनाते रहे, हिंदुस्तान के लोगों को कहा आओ आजाद हिंद फौज में भर्ती हो, तो सावरकर क्या कर रहे थे? सावरकर हिंदुओं को प्रेरित कर रहे थे, अंग्रेजों की फौज में जाओ, अद्वितीय जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें जाकर के अंग्रेजों का साथ देने का काम करो। ये सावरकर कर रहा था, ये सावरकर कर रहा था। और कहते हैं बड़े देशभक्त हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है सावरकर, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त संस्था है आरएसएस। और आपका मन और गुस्सा होगा, जिस राष्ट्रीय ध्वज की बात हम करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का जब लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन में तय हुआ था 30 जनवरी को 1930, 29 जनवरी 1930 को हम देश के हर जगह तिरंगा फहराने का काम करेंगे। उसमें आरएसएस ने कहा कि तिरंगा झंडा अपशकुन है हिंदुओं के लिए। देवचंद चौधरी जी बताएंगे, हिंदुओं के लिए कहते थे कि 3 अंक बड़ा अशुभ होता है, और ये झंडा जो है जिस तरह कुर्ता और कमीज सिया जाता है वो शहीद दर्जी के द्वारा सिया जा रहा है, यह अशुभ है। और उसी तिरंगा को लेकर के श्रीनगर जा रहे हैं। यही तिरंगा जिसको उन्होंने कहा था अशुभ है। और जो केशव नंदन भवन है नागपुर में, उस भवन पर उस तारीख को भगवा ध्वज फहराने का काम किया था, तिरंगा झंडा नहीं फहराने का काम। 42 के आंदोलन में जब शहादत हो रहा, जब भगत सिंह शहीद हुए, भगत सिंह को जब फांसी चल रहा था, पूरे देश के लोग शोक में थे। सिर्फ उनके परिवार शोक में नहीं थे, पूरा देश शोक में था, रो रहा था। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, सब लोग शोक में थे। लाहौर में भी शोक मना रहा था, तो पंजाब में भी शोक मन रहा था, बंगाल में भी शोक मन रहा था, बिहार में भी शोक मन रहा था, पूरा देश शोक में था। और आरएसएस के लोग क्या करें? उसके जो मुंजे जी हैं, उन्होंने लिखा है, दस्तावेज है कि भगत सिंह शहीद नहीं कहे जाए वो कायर है, जो फांसी चढ़ता है वो कायर होता है, शहीद नहीं होता है। जब पूरा देश सुख में था, देश के लिए, आजादी के लिए फांसी दे रहा था, कायर है। और ये बड़े राष्ट्रभक्त हैं। आप चौक चौराहे पे इसकी चर्चा कीजिए, उसको मुंह बंद कर देंगे, कहिए कि इसका जवाब तुम दो। और आज भ्रष्टाचार पर बात हो रही, महंगाई पर सबसे ज्यादा हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ठीक है, कहा हमारे एक साथी ने, टैक्स हमारा, सब कुछ हमारा। ठीक है, सरकार की अपनी व्यवस्था, कल्याणकारी राज है, लोगों को करती है। लेकिन आज महंगाई कितना बढ़ गई, पेट्रोल का दाम प्रति बैरल विदेश में घटता जा रहा है।
$30 प्रति बैरल हो गया है और हमारा पेट्रोल 104 रुपये जा रहा है। और पेट्रोल का माध्यम से सिर्फ पेट्रोल से आप ये मत समझिए कि एक पेट्रोल कैसे एक सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल और ट्रैक्टर का डीजल से ही नहीं होता है, उसका असर पड़ता है कृषि खदान जो सामग्री है या उसके जो मालवाहक है उन सारी चीजों पर असर पड़ता है और सारी चीजों का दाम बढ़ता है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाए। क्या कहा था, क्या कहते थे ये बीजेपी वाले लोग, क्या कहते थे, क्या क्या नारा स्मृति ईरानी लगाने का काम करती थी, क्या था गैस, आज तो कह रहे हैं कि हम तो उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, कहाँ है उसका, कहाँ हमारे घरों में लोगों को गैस मिल जा रहा है, सिलेंडर आपने दे दिया कुछ लोगों को, लेकिन उसका पेट्रोल का उसका गैस का दाम आपने बढ़ा देने का काम किया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई आज लोगों का पॉकेट ढीला हो गया। हम बच्चों का जब हम आप बजट बनाते हैं, जिस तरह देश बजट बनाता है उसी तरह अपने घर चलाने के लिए बजट बनाते हैं। आपके स्कूल का फीस बढ़ गया, किताब का दाम बढ़ गया, आपको जाने के लिए वाहन का दाम बढ़ गया, आपको घर का टैक्स बढ़ गया, बिजली का टैक्स बढ़ गया, आपको अन्य सामग्री के दाम बढ़ गए, तो महंगाई वो सवाल आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। कहा गया था कि 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, और आपको रिपोर्ट जानकर के आश्चर्य होगा, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग हमारे जो लोग नौकरी में थे वो छटनी हो रहे हैं, उनको छांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारें सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण करने का काम कर रही है, निजीकरण कर रही है, और निजीकरण जब कर रही है तो हमारे लोग छटनी हो रहे हैं। रोजगार देने की बात कहते हैं तो रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार ठीक ही कहा है, साथ ही नीरव मोदी, अडानी अंबानी सिर्फ नहीं है, नीरव मोदी है, ऐसे 7-8 लोग हैं। विदेश का जो दावोस में जो इंटरनेशनल फाइनेंस जो बैठता है उसने जो रिपोर्ट दिया है, भारत जो है 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। देश की आबादी का 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और 50% संपत्ति 3% संपत्ति 50% लोगों के पास। क्या हो रहा है? इस तरह से देश को आर्थिक विषमता पैदा करने का काम किया जा रहा है। हम तो संविधान बनाए थे कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता की बात हो, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो फंड है, अकेले इतना फंड है कि जितने सारे राजनीतिक पार्टी है सबको भी मिला दिया जाए तो उसका 10% भी इन सारे लोगों के पास नहीं है। कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है? गुप्त दान, महादान, गुप्त दान, और राष्ट्र प्रधानमंत्री पर खर्च कितने हो रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी अपने पैसे से खर्च हो रहे हैं, देश का पैसा, हमारा पैसा, विदेश की यात्रा का हो गया, देश की यात्रा का और उसकी सुरक्षा का हम मानते हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सुरक्षा पर कितना खर्च, एक आदमी पर कितना खर्च? डॉक्टर लोहिया ने संसद में एक बात कहा था जब नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब कहा था कि देश के एक व्यक्ति को 3 आना और एक देश के प्रधानमंत्री को 300 रुपया। नेहरू को बाद में प्रायश्चित करना पड़ा था और अपनी वेतन को घटा देने का काम। आज उस तरह का प्रधानमंत्री नहीं। साथियों, हम सबको ये प्रखंड स्तरीय परिचर्चा, इसके पहले मंडल स्तरीय परिचर्चा, उसके पहले जिला स्तरीय परिचर्चा, राज्य स्तरीय परिचर्चा, अब हम चाहेंगे कि आप सब लोग जब यहाँ से निकले तो प्रोग्राम बनाए 28 के बाद। अध्यक्ष जी हमारे करती हैं, राज्य तमाम साथी को भी करती है। पंचायत चौपाल भी अम्बेडकर चौपाल बनाने का काम करें
ठीक ही कहा हमारे सूरज जी ने, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 2024 ठीक ही कहा। कोई राजनीतिक पार्टी की हैसियत से हम लोग नहीं कर रहे कि 2024 सरकार बनाने, सरकार इसलिए बनाने के लिए कि हम अपने विचार की रक्षा कर सके, संविधान की रक्षा कर सके, लोकतंत्र की रक्षा कर सके। आज क्या होगा, जो आवाज उठाएगा उसको ईडी, आईटी, सीबीआई का उसको लगता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ हो गया। जैसे हमारे यहाँ प्रकोष्ठ है, किसान प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, छात्र प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसी तरह से उनके यहाँ दहशत प्रकोष्ठ है, दहशत प्रकोष्ठ, दहशत सेल है, वही सेल अपना काम कर रहा है। खैर उससे हमको डरना नहीं, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी डरने का काम नहीं किया, हंसते हंसते फांसी चलने का काम किया। हम लोगों ने भी इमरजेंसी में 16 महीना 17 महीना जेल में काटने का काम किया। प्रेस बिल आया था तो प्रेस बिल में भी हम लोगों ने जेल करने का काम किया था, मार खाने का काम किया था, उसका डर नहीं। लेकिन साथी कहना चाहूंगा कि देश अगर 2024 में आप अगर चुप गए, ठीक ही कहा, कुछ चंद सवालों को लेकर के, चंद मुट्ठी भर चीजों को लेकर के अगर आप 24 का चुनाव पराजित हो गए तो फिर आपको चुनाव का समय नहीं आएगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करेगा, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करके के वो मनुवाद की स्थिति को लागू करना। 28 मई को नया संसद का उद्घाटन होने वाला है। 28 तारीख जानते हैं कौन सी? 28 मई है सावरकर का जन्मदिन। ये अम्बेडकर के जन्मदिन को नहीं मना रहा है, ये सावरकर के जन्मदिन को मना रहा है। सावरकर के जन्मदिन पर संसद का लोकार्पण कर रहा है। अम्बेडकर का तो सिर्फ दिखावा पूजा करता है। अम्बेडकर का पूजा हम नहीं करना चाहते हैं, अम्बेडकर के विचारों का पूजा करना चाहते हैं। अम्बेडकर की मूर्ति बन जाए इससे मुझे खुशी नहीं है, लेकिन अम्बेडकर का विचार हम घर घर तक पहुंचे उसमें मेरी खुशी है। शिक्षालय, शिक्षा, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा के बिना कोई समाज अधूरा है, और समाज पूर्णता तब आएगी जब शिक्षित हो। और शिक्षित ज्ञान की शिक्षा, किताबी शिक्षा सिर्फ नहीं। हमारा समाज के साथ ठीक एक साथी किसी ने कहा था कि भूगोल जो है हिंदुस्तान का भूगोल सिर्फ सीमांचल नहीं है, सीमांकन नहीं है, बल्कि लोगों का दिलों का जुड़ा हुआ ये भारत है। और लोगों का दिल टूट रहा है, और सभी लोगों का दिल टूट रहा है। हिंदू का दिल टूट रहा है, मुसलमान का दिल टूट रहा है, बच्चे का दिल टूट रहा है, छात्रों का दिल टूट रहा है, नौजवानों का दिल टूट रहा है, महिलाओं का दिल टूट रहा है, हर लोगों का दिल टूट रहा है, किसानों का दिल टूट रहा है, मजदूरों का दिल टूट रहा है। और जब दिल टूटेगा तो देश तोड़ने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए देश के बचाने के लिए दिलों को जोड़ना बहुत जरूरी है, और दिलों को जोड़ने के लिए ऐसी निकम्मी सरकार को हटाना हमारे लिए सबसे साथियों, पंचायत से आए हुए लोगों, हम आपसे बड़े करवत प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, आपस की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कीजिए। लड़ाई बड़ी है, रोटी बन जाएगा, हिस्सेदारी मिल जाएगी। आज रोटी ही नहीं है, आज रोटी ही नहीं है, रोटी पर लाले पड़े हुए। प्रतिस्पर्धा को खत्म करें, सब मिलकर के बूथ कमेटी बनाने का काम, बूथ कमेटी हमारे फैसला किया है हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, जिला अध्यक्ष को निर्देश देने का काम किया गया है। 31 मई तक आप बूथ कमेटी का जो प्रखंड कमेटी है, जून तक बूथ कमेटी को बना करके रखने का काम किया, ताकि हम इसके बाद जुलाई में हम हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ सम्मेलन करने का काम करें, ताकि संरचना जो है सकारात्मक संरचना, क्योंकि बूथ जब मजबूत रहेगा और ऐसे लोग रहेंगे जो मजबूत रूप से मानते रहेंगे, वो सही रूप में ऐसे लोग जो सारी धोती पैसा कौड़ी तेल रुपया दे करके जो वोट खरीदना चाहते हैं वो वोट को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए बूथ कमेटी अपना मजबूत बनाए। इसलिए अध्यक्ष जी कहना चाहेंगे कि अपना बूथ कमेटी बनाए। दूसरा, आज मीडिया आपके साथ नहीं है, अन्यथा नहीं लीजिएगा,
मीडिया के साथी हैं, तो मीडिया से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मीडिया ये क्या है, ये तो बेचारे उसके एक कर्मचारी। मीडिया है बड़े घरानों के पास, मीडिया आपके साथ नहीं है। लेकिन आपको सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा, और ये इलाका हमारा सोशल मीडिया में बहुत कमजोर है। हम चाहेंगे संतोष जैसे साथी, इंजीनियर श्याम सुंदर जैसे साथी हैं, सूरज जैसे साथी हैं, ऐसे लोगों का सहयोग लीजिए। सहयोग लेकर के हर पंचायत में कम से कम 10 लोगों को एक्टिव करिए, उसके मोबाइल नंबर लेकर के उसका ग्रुप बनाने का काम कीजिए, और वो ग्रुप बना करके जिला आपका विधानसभा स्तर तक, विधानसभा से आप जिला स्तर तक, जिला स्तर से फिर हमारा राज्य का राष्ट्रीय जनता दल का जो ग्रुप है उसके साथ इंटैक्ट कीजिए। तेजस्वी यादव जी का अपना ग्रुप है उसके साथ इंटैक्ट कीजिए, ताकि वहां से कोई समाचार मिले, एक एक वर्कर तक वो समाचार पहुंच जाए, कार्यक्रम की जानकारी मिल जाए। जो वर्तमान व्यवस्था हो रही है, कई चीजें हो रही है, ठीक है। एक साथी ने कहा कि राज्यपाल और प्रधान मुख्यमंत्री का जो झगड़ा, ये नई बात नहीं है। जब से सरकार आई है, टोटल शक्ति को अपने, जैसे झगड़ा हुआ न्यायपालिका में, किस तरह का करने का काम किया। और न्यायपालिका पंगु है, ब्यूरोक्रेट पंगु है, हमारा एजुकेशन पंगु है, तो इसके लिए हमारा सोशल मीडिया को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो हर पंचायत से कम 10 लोगों को आप मजबूती से उसको सोशल मीडिया से जोड़िए, और वो एक ग्रुप बना करके विधानसभा स्तर तक, विधानसभा के ग्रुप को राज्य से जोड़ करके, राज्य को तेजस्वी यादव जी के ग्रुप से जोड़ करके एक चले, ताकि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सब लोगों पर कोई विश्वास न करे। विश्वास होगा हमारे लोग को कहेंगे, तेजस्वी जी को कुछ बात करना होगा, एक एक वर्कर से बात करेंगे, एक एक लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे नेता लालू यादव को भी मजबूरी है कि वो अस्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में जितनी ताकत है, मन उनका कमजोर नहीं, शरीर कमजोर है। लाख कोशिश किया लोगों ने जेल जाने का, जेल भेजने का, कई जेलों के चक्कर लगाने का काम, किस तरह से हतोत्साहित करने का काम, लेकिन एक बात नेता है देश का, लालू यादव, जिसने उस सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझा। इसलिए हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास लालू यादव जैसा नेता। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास तेजस्वी यादव जैसा युवा नेता, जिसकी सोच स्पष्ट है। 80 लोग हमारे थे, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को मानने का काम किया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी मनुवादी व्यवस्था को बिहार से खत्म करना था, और खत्म करने के लिए उसने कहा नहीं, हम नीतीश कुमार को मानते हैं, और मान करके हम लोगों ने ज्वाइंट सरकार चलाने का काम किया। कुछ चीजें बाधाएं हो सकती है, ज्वाइंट सरकारें चलती हैं, कुछ चीजें होती है, वो सारी चीजें भी की। अभी हम लोगों ने विश्व सूत्री कमेटी बनाने का भी निर्णय ले लिया है। प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर हमारा प्रखंड सूत्री जो हमारा समिति है वो तत्काल बनेगा, वो इसमें कोताही नहीं होगी। लेकिन साथियों, बूथ कमेटी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सारी चीजें धरा की धरा रहेंगी। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, 3 बातें, बूथ कमेटी, सोशल मीडिया, तीसरा, जितने हमारे साथी हैं अपने अपने घरे पर राजद का झंडा जरूर से लगाने का काम है। राजद का झंडा जरूर लगाने का काम। जो भी पंचायत का पदाधिकारी है, पंचायत का अध्यक्ष है, जिला का अध्यक्ष है, विधानसभा का पदाधिकारी है, प्रखंड का पदाधिकारी है, वो अपने घरों पर नेम प्लेट, साथ में लालटेन और अपना पद नाम लगा के अपने घर पर रखने का काम कीजिए, ताकि लोग आए देखने का काम करें कि भाई यहाँ तो राजद का ही है, वो आपके घर में घुसने का काम नहीं करेगा। राजद का जब झंडा लगा रहेगा, लोग आपके घरों में घुसने का काम नहीं करेगा, इतनी ताकत नहीं होगी। ये 3 चीजों पर आप बहुत ही मजबूती से काम करने का काम है। आप हतोत्साहित मत होइए, बरसात का समय प्रकृति की देन है, लोग बहुत लोग नहीं आ पाए चाह करके भी, लेकिन यहाँ जो संदेश है उस संदेश को वहाँ तक पहुँचाने का काम कीजिए। जो साथी नहीं आए, हमारा जो 14 पंचायत है यहाँ, जैसा बताया हमारे अध्यक्ष जी ने, 14 पंचायत से हुआ था कि
10-10 लोग 140 लोग रहते, लेकिन कोई पंचायत के लोग नहीं आए। कोई बात नहीं, उन तक संदेश जाना चाहिए। आने वाले दिनों में जब डेट मिलेगा आपको जून में, हर पंचायत में हम अम्बेडकर चौपाल लगाने का काम करेंगे। आम लोगों के बीच हम बैठ करके अम्बेडकर की बातों को और समाज की जो नई जो धारा जो चीजें हैं उन चीजों को बताने का काम करेंगे। लाल यादव की बात को कर रहे हैं, प्रभाव जाने की बात कर रहे हैं। लाल यादव जी ने यादव समाज का सम्मेलन करके नेता नहीं बने, वो गरीब पिछड़ों का नेतृत्व करके उप मुख्यमंत्री और नेता बनने का काम किया। वही व्यक्ति है जब रथ यात्रा चला था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन लाल यादव ने इसी समस्तीपुर में उस रथ यात्रा को पकड़ करके मसान में भेजने का काम किया था। ये लाल यादव के सामुदायिक सद्भाव की सोच, और ये सोच तब है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का ताकत लाल यादव के साथ, और वही ताकत लाल यादव को ताकत को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जहाँ भी हमारे छोटे लोग, छोटी संख्या वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप मजबूती प्रदान करने का काम करें, लगे कि आप उनके लिए हैं। हमको याद है एक घटना, जब भागलपुर में दंगा हुई थी, हम लाल यादव के साथ थे, लगभग रहते थे साथ, मंत्री थे तब भी रहते थे साथ। जब वहां से हम लोग चले, खत्म हो गया था, सब कुछ शांत हो गया था, सामान्य स्थिति हो गई। नवगछिया के पास काफी लोग लाठी ले लेकर के खड़ा थे, गाड़ी रुकी, एक समुदाय के लोग थे, हमारे समर्थक लोग थे। लाल यादव ने कहा कि लाठी उन लोगों की रक्षा करने का काम करना, ये लाठी है रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व बनता है, और रक्षा करने का काम करना। ये लाल यादव की सोच है। ये सोच हमारे हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए, हर कार्यकर्ता में सोच होनी चाहिए। सरकार आ जाए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से समाज पर नीचे गिर जाता है, हमारी संस्थाएं नीचे गिर जाती है, हमारी सोच नीचे गिर जाती है। एक एक साथी, क्योंकि लड़ाई लंबी है, 24 की लड़ाई तो अंतिम मैदान पर खड़ी है, 7 महीना बच रहा है। 7 महीना आपको रात दिन मेहनत करके नीचे स्तर तक लोगों को जागरूक करना है, खास करके महिलाओं को बताना है। हम लोग और भी चीजें करने जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं के मन को परिवर्तित किया जाए। वो करेंगे तो आप लोग के पास भी वो सामग्री आएगी, तो सामग्री से उन लोगों को भी एहसास कराने का काम किया जाएगा। लेकिन साथियों, बूथ कमेटी, सोशल मीडिया और झंडा, ये 3 काम आपको आज के बाद मजबूती के साथ सोच करके करना है। यही इस परिचर्चा का सार्थकता होगा, क्योंकि अम्बेडकर तो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, और इसी अम्बेडकर के विचारों पर राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल इस राज्य और पूरे देश की समाज को अम्बेडकर के विचार की तरफ देश चलाना चाहती है। सावरकर की तरफ, नाथूराम गोडसे की तरफ। अम्बेडकर का ये देश है, गांधी का देश है। गांधी और अम्बेडकर मिलकर करके देश को परिवर्तन करना चाहते हैं। गांधी ने कहा था कि देश की आजादी हो, अम्बेडकर ने कहा था कि देश के दलितों की पहले आजादी हो तो देश आजाद। यही थोड़ी सी अंतर थी, लेकिन मंजिल एक ही थी, आजादी। इसलिए लेकिन पूरा पैक्ट हुआ, फिर समझौता हुआ, और अम्बेडकर ने भी कहा करते कि मैं गांधी का सम्मान करता हूँ, और गांधी ने भी कहा था कि अम्बेडकर एक बड़े क्रांतिकारी है। वो किस परेशानी में अपने आप को जीवन जिया है, इस बात को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो गांधी अम्बेडकर एक है कि वो तो लड़ाने के नाम पर बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन साथियों देश बचाना है तो अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की जरूरत है। और अम्बेडकर ने देश के तमाम वर्गों के लिए काम करने का काम किया। अम्बेडकर सिर्फ समाज शास्त्री नहीं थे, अम्बेडकर अर्थशास्त्री भी थे। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, सोच अम्बेडकर का सोच है। किस तरह रुपए का उन्होंने प्रबंधन करने का काम किया था, उस प्रबंधन को भी खरल 6 करोड़ हुआ है, 6 हुआ है।
तो वो अम्बेडकर की तरह हमको बनना है। अम्बेडकर तो न बने, लेकिन उनके विचारों को हमको नीचे तक पहुंचाना है। यही राष्ट्रीय जनता दल का सबसे सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्यक्रम है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद।